Hello friends, welcome to my channel Beats of Board. So this is the second part of the fourth chapter of chemistry of class 10th, which is carbon and its compounds. In the previous video, which is the first part of this chapter, we had covered this chapter still this topic, which is in which we had learned the general formulas of alkanes, alkenes and alkynes, and how to give a specific name to the compounds. We will learn about that. And in this video we start this chapter from the topic the functional groups. So let's start this video. तो फंक्शनल ग्रुप हमारे क्या होते हैं? फंक्शनल ग्रुप इसे हिंदी में हम जो है क्रियात्मक समूह बोलते हैं, ठीक है। तो फंक्शनल ग्रुप क्या है? तो एक ऐसा एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स, यानी एटम्स या एटम्स का समूह जो कि किसी भी कंपाउंड के लास्ट में लग के जो है, मतलब किसी के कंपाउंड के लास्ट में जो है ऐड होकर उस कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ को डिफाइन कर दे, उसे ही हम जो है फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं। मतलब फंक्शनल ग्रुप जो होते हैं, अलग अलग फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं। तो अगर कोई फंक्शनल ग्रुप, मान लीजिए एक्स नाम का एक्स अगर कोई कंपाउंड है, तो इसमें यहाँ पे अगर कोई फंक्शनल ग्रुप जुड़ गया तो जो सारी इस कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ होंगी उसे हम जो इसका लास्ट में जो एटम या ग्रुप ऑफ एटम जुड़ा हुआ है उसके आधार पर हम प्राप्त कर सकते हैं। और जो लास्ट में जो एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम जो कंबाइन होता है, जो उस कंपाउंड की प्रॉपर्टी को डिसाइड करता है, उसे ही हम जो है फंक्शनल ग्रुप्स बोलते हैं, ठीक है। तो ए सिंगल लाइन सो एलॉन्ग विद ए फंक्शनल ग्रुप इज कॉल्ड एज इट्स फ्री वैलेंसी। फंक्शनल ग्रुप के साथ जो ये सिंगल लाइन ऐसे यहाँ पे देखिए शो की हुई, ये देखिए ये हमारे सारे फंक्शनल ग्रुप्स हैं, ये OH CH, अब इसके बारे में हम पढ़ेंगे डिटेल में, ठीक है। मतलब कौन सा फंक्शनल ग्रुप क्या शो करता है कि ये कंपाउंड क्या है, ठीक है। तो इसके बगल इसके साइड में जो ये सिंगल लाइन ड्रॉ है, इससे जो है ये फ्री वैलेंसी बताता है उस कंपाउंड की, जिससे जो है उसी कंपाउंड से जो है एक किसी भी कंपाउंड से एक हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस करके जो है उसमें कुछ एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स कंबाइन होते हैं, जिसे हम फंक्शनल ग्रुप्स बोलते हैं, ठीक है। तो जो फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं वो हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस कर देते हैं, जिसे कि हम हेट्रो एटम बोलते हैं। क्योंकि देखिए फंक्शनल ग्रुप्स रिप्लेसिंग द हाइड्रोजन इज ऑल्सो कॉल्ड एज हेट्रो एटम। वो फंक्शनल ग्रुप जो कि हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हैं उन्हें हम हेट्रो एटम भी बोलते हैं, ठीक है। बिकॉज इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम कार्बन एंड कैन बी नाइट्रोजन, सल्फर और नाइट्रोजन। मतलब ये हाइड्रोजन के अलावा और भी जो दूसरे एलिमेंट्स होते हैं उनको भी जो है रिप्लेस कर सकते हैं, जैसे कि हमारे कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर या हेलोजन हो गए। हेलोजन ग्रुप उन्हें हम कहते हैं। हेलोजन ग्रुप के 3 मेंबर्स होते हैं, ये क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ठीक है। क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये 3 जो है इन्हें हम हेलो एटम्स होते हैं, इन्हें हेलोजन हम बोलते हैं, है ना। और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट नोट दिया हुआ है कि रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम बाय फंक्शनल ग्रुप इज ऑलवेज इन सच मैनर दैट द वैलेंसी ऑफ कार्बन रिमेन सेटिस्फाइड। किसी भी कंपाउंड से जो कार्बन का किसी भी कंपाउंड से जब हाइड्रोजन को रिप्लेस किया जाता है तो इस तरीके से वो रिप्लेस होता है फंक्शनल ग्रुप के द्वारा कि जो कार्बन की जो वैलेंसी होती है वो डिस्टर्ब ना हो, वो सेटिस्फाइड रहे, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ फंक्शनल ग्रुप्स दिए हुए हैं कार्बन कंपाउंड्स में, ठीक है। और उनको हम कैसे शो करते हैं, क्या सफिक्स ऐड करते हैं किस कंपाउंड में, वो यहाँ पे बताया हुआ है। तो देखिए जैसे कि ये हो गया हमारा फंक्शनल ग्रुप। पहले तो एक हेलो फंक्शनल ग्रुप्स होता है, ठीक है, हेलो, जिसमें क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन आते हैं, ठीक है। तो क्लोरीन के लिए हम Cl और ब्रोमीन के लिए Br लिखते हैं। तो इसमें जो प्रीफिक्स होता है उसे हम Cl या Br ही हम ऐसे बोलते हैं, ठीक है। जैसे देखिए, और जो एल्कोहल होते हैं, एल्कोहल्स जो होते हैं, तो ऐसे कंपाउंड के लास्ट में OH लगा होगा तो उन्हें हम जो है एल्कोहल्स जो है वो एल्कोहल ग्रुप के होंगे, ठीक है। जैसे कि इथानॉल हम, और जो एल्कोहल्स होते हैं उनके कंपाउंड्स में लास्ट में जो होता है ओल लगा होता है, OL, ओल, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल के लिए हम लेते हैं, देखिए जैसे ये यहाँ पे C2H5OH, ठीक है ना, C2H5OH। तो देखिए इस एक एग्जांपल से हम सब अभी जो हमने पढ़ा सब समझ लेंगे। जैसे देखिए C2 मॉलिक्यूल्स है, तो इसके पहले नेमिंग में हमने जैसे पढ़ा था कि अगर एल्केन्स का फॉर्मेशन करते हैं तो मान लीजिए यहाँ पे 2 कार्बन एटम्स है ना, तो मेथ एथ, तो मान लीजिए हम इथेन बनाते हैं, इथेन का एक मॉलिक्यूल लेते हैं, तो इथेन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इथेन यानी C2 और CnH2n+2 यानी C2 और H का कितना होगा 2n+2 यानी 2 × 2 + 2 यानी 6, C2H6 हो गया। ये हमारा जो है इथेन हो गया, इथेन, ठीक है ना। फिर अभी हमने क्या पढ़ा कि जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं वो एक हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस करके जो है उसमें फंक्शनल ग्रुप जो है ऐड होता है। तो देखिए इन दोनों में देखिए क्या कॉमन है, देखिए ये इथेन है हमारा एल्केन ग्रुप का जो है ये है मेंबर, और ये हमारा जो है देखिए यहाँ पे C2 है, C2 कॉमन है, H6 है यहाँ पे H5 हो गया है। मतलब इस H6 में से एक H को रिप्लेस कर दिया हमारा OH मॉलिक्यूल जो है, वो एक H को रिप्लेस करके जो है C2H5OH बना लिया है।
तो वही कि यहाँ पर C2H5 C2H6 जो इथेन है हमारा, उससे एक हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस करके OH उसका जगह ले लेता है। अब चूंकि OH उसका जगह ले रहा है, तो ये जो है हमारा एल्कोहल जो है एल्कोहल ग्रुप का है, ठीक है, क्योंकि उसके लास्ट में OH लगा हुआ है। तो और जो एल्कोहल जो होता है उसमें लास्ट में OL आ रहा है ना, तो जो कंपाउंड को हम नेमिंग कर देंगे उसमें लास्ट में OL लगाएंगे, ठीक है। जैसे कि इथेन था हमारा, इथेन, फिर उससे हमने एल्कोहल में ये उसका जो लास्ट जो एच एटम था उसे हमने रिप्लेस कर दिया OH से, तो इसलिए हम उसे इथानोल, यहाँ पे OL हम लगा देंगे, ठीक है। तो ये इथानोल हो गया हमारा। वैसे ही ये सारे भी जो है फंक्शनल ग्रुप्स हैं। जैसे एल्डिहाइड है हमारा, इसमें जो है H को रिप्लेस करके CHO जुड़ जाता है, और इसमें जो है एल्डिहाइड्स के स्टार्टिंग से AL दिया गया है, तो यहाँ पे जो है जो लास्ट में जुड़ेगा अल जुड़ेगा। जैसे कि अगर हम लेते हैं तो हम जैसे कि इथानोल हमने लिया था एल्कोहल, तो ऐसे ही एल्डिहाइड, अगर इथेन से अगर कोई एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है तो उसे हम जो है इथानल बोलेंगे, इथानल, ठीक है। और कीटोन जो होता है उसमें कार्बन से जो है एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ डबल बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है, इसमें जो है ओन हम लगा देते हैं, ठीक है ना। जैसे कि अगर हम मान लीजिए कि कीटोन है, जैसे कि यहाँ पर भी है, अगर हम इथेन से जो है अगर किसी कीटोन का फॉर्मेशन करते हैं तो उसका नेम क्या होगा, उसका नेम हो जाएगा इथानोन हो जाएगा। उसमें भी लास्ट में जो ONE ओन जुड़ जाएगा, इथानोन हो जाएगा। और जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है उसमें जो है कार्बन के साथ ऑक्सीजन का एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, एक ऑक्सीजन के साथ एक सिंगल बॉन्ड, और एक हाइड्रोजन के साथ भी जो है सिंगल बॉन्ड होता है। और कार्बोक्सिलिक एसिड में जो है OIC एसिड जुड़ जाता है, ठीक है। तो कार्बोक्सिलिक, अगर हम इथेन से फिर से अगर एक हाइड्रोजन एटम को हटा कर अगर उसमें COH जोड़ दें, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन कर ले, तो इथेन से हमारा उसका नेमिंग क्या हो जाएगा, इसमें लास्ट में OIC एसिड जुड़ेगा, यानी इथेन था हमारा ना, तो इथेन हमारा हो जाएगा इथानोइक एसिड हो जाएगा, इथानोइक एसिड, ठीक है। और ईस्टर्स होते हैं, ईस्टर्स में जो है एक कार्बन और ऑक्सीजन के साथ इसमें भी डबल बॉन्ड होता है, ऑक्सीजन के साथ एक सिंगल बॉन्ड भी होता है, ठीक है। और R यहाँ पर जो है वो कंपाउंड के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। इसमें ईस्टर्स में लास्ट में जो है OH जुड़ता है, ठीक है। और जो कुछ कहीं कहीं पर क्या होता है कि फंक्शनल ग्रुप में जो हाइड्रोजन को रिप्लेस करके जो है अमीनो NH2 या NO2 भी जो है उसका स्थान जो है ले लेते हैं, ठीक है। तो इसमें भी जो है प्रीफिक्स के रूप में अमीनो या नाइट्रो यूज़ किया जाता है, ठीक है। अगर क्लोरीन, अगर किसी हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस करके क्लोरीन उसका जगह ले रहा है, तो हम प्रीफिक्स के रूप में क्लोरीन को क्लोरो यूज़ करते हैं। अगर ब्रोमीन रिप्लेस कर रहा है किसी हाइड्रोजन एटम को, तो वहाँ पे ब्रोमो, अगर NH2 रिप्लेस करा है तो अमीनो, NO2 रिप्लेस करा है तो नाइट्रो, ये सब जो है हम प्रीफिक्स के रूप में यूज़ करते हैं, ठीक है। जो सिंबल R है वो फार्मूला रिप्रेजेंट कर रहा है, जैसे कि अभी हमने वहाँ पे स्टर्स में पढ़ा था R, ठीक है ना, जो कि जो है उसी कंपाउंड से जो है जो R कंपाउंड है हमारा, वहीं से जो है हाइड्रोजन को रिप्लेस किया जा रहा है किसी एक फंक्शनल ग्रुप के द्वारा, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर कैसे जो है क्लोरीन एक रिप्लेस करा है, जैसे कि और एक एल्काइल ग्रुप हमारा एक इंपॉर्टेंट ग्रुप है। तो एल्काइल ग्रुप क्या होता है, तो जब एल्केन ग्रुप से एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को रिमूव कर दिया जाता है, तब जो कंपाउंड जो बनता है उसे हम एल्काइल बोलते हैं, वो एल्काइल ग्रुप से बिलोंग करता है, ठीक है। जैसे कि एल्केन का अगर हम लोग एक एग्जांपल ले रहे हैं, यहाँ पे CH4 मीथेन है हमारा, यहाँ पे कार्बन एक है यानी एक के लिए मैथ, और यहाँ पे CnH2n+2 के रूप में, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, मीथेन हो जाएगा। अब देखिए मीथेन यानी ये एल्केन का है। अब एल्केन से अगर हम एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दें, यानी मीथेन से अगर हम एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दें तो हमारा CH3 बन जाएगा। देखिए तो एल्केन से एक हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है तो एल्काइल ग्रुप बन रहा है, तो वैसे ही मीथेन से एक हाइड्रोजन रिमूव होगा तो मिथाइल बन जाएगा, ठीक है ना। तो ये मिथाइल ग्रुप है, जो कि मिथाइल हो गया हमारा, जो कि एल्काइल ग्रुप से बिलोंग करता है, ठीक है। अब होमोलॉगस सीरीज क्या होता है हमारा, तो होमोलॉगस सीरीज क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का एक ऐसा सीरीज है जिसमें कि प्रत्येक जो सक्सेडिंग यानी एक कंपाउंड के बाद जो दूसरा मेंबर होता है, दूसरा कंपाउंड जो होता है, वो पहले वाले से CH2 मॉलिक्यूल से जो है डिफरेंट, मतलब उनके बीच का डिफरेंस जो है वो CH2 मॉलिक्यूल होता है। और या एटॉमिक मास यूनिट जो है 14 एटॉमिक मास यूनिट का भी डिफरेंट होता है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए अगर हम एल्केन ग्रुप को लें, तो पहला जो हमारा उसमें का मेंबर था वो हमारा CH4 हो जाएगा ना, जिसमें कार्बन एक होगा, फिर दूसरा होगा हमारा C2 हो जाएगा, तीसरा हमारा C3। 3 एग्जाम्पल हम लेते हैं। तो यहाँ पे अगर 2n+2 का फॉर्मूला लें तो n यहाँ पे 1 है, n अगर पहले वाले में यहाँ पर 1 है तो 2n+2 होगा, तो 2 × 1+2 यानी 4। यहाँ पे C2 है, फिर यहाँ पे अगर हम n का वैल्यू 2 लें तो यहाँ पर h कितना हो जाएगा, 2 × 2+2 यानी C2H6 हो जाएगा, है ना। और C3 है हमारा, तो यहाँ पर अगर हम n का वैल्यू अगर 3 लेते हैं तो C3, तो h यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 × 2+2 8 हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए, अब अगर हम C2H6 में से CH4 को घटाएं तो क्या आएगा, C2 में से एक C1 गया, एक C2 में से एक C1 गया तो एक C बचा, और H6 में से H4 गया तो कितना बचा, CH2 बचा ना, H2 बचा, यानी CH2 से जो ये दोनों डिफरेंट कर रहे हैं। अगर हम C2H6 और C3H8 को लेते हैं, इन दोनों को भी अगर हम लेते हैं, क्योंकि ये इसका सक्सेडिंग है,
तो C3 में से C2 गया तो यहाँ पर भी एक C बचा, और H8 में से H6 गया तो यहाँ पर भी H2 बचा। यानी हम देखते हैं कि प्रत्येक जो सक्सेडिंग से जो प्रीवियस है वो CH2 एटम से जो है डिफर कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि जो एल्केन ग्रुप है हमारा वो एक होमोलोगस सीरीज है, ठीक है। और किसी भी होमोलोगस सीरीज़ में जो सक्सेडिंग मेंबर्स होते हैं उनमें जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो इंक्रीज होता है, लेकिन जो उसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, एज द मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज इन ए सीरीज सो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द कंपाउंड शो ए वेरिएशन। मतलब जो होमोलोगस सीरीज के जो कंपाउंड्स होते हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ तो सेम होती हैं, लेकिन उनका जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होता है वो वेरी करता है, मतलब डिफरेंट होता है। जैसे कि मीथेन का जो केमिकल जो उसकी प्रॉपर्टी होगी वो इथेन के समान ही होंगी, लेकिन मीथेन की जो फिजिकल प्रॉपर्टी होंगी वो इथेन से जो है डिफर करेंगी, उसकी तरह नहीं होंगी, ठीक है। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर कैसे हम करते हैं, उनका नेमिंग कैसे करते हैं, ठीक है। तो उनका जो है एक ट्रिवियल या कॉमन नेम्स होता है, ठीक है। तो दीज नेम्स वर गिवन आफ्टर द सोर्स फ्रॉम विच ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर फर्स्ट आइसोलेटेड। तो सबसे पहले उन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को जो है कैसे डिस्कवर किया गया, किस सोर्स से डिस्कवर किया गया, इसके आधार पर जो उनका कॉमन नेम दिया गया होता है, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल के यहाँ पे दिया हुआ है कि अगर किसी कंपाउंड में एक कार्बन एटम है तो उसकी कॉमन नेम में जो रूट वर्ड होगा वो जो हमने टेबल यहाँ पे दिया हुआ है उसके आधार पर जो है वो यूज करेंगे, ठीक है। जैसे कि कॉमन नेम के लिए तो यहाँ पर देखिए कुछ रूट वर्ड दिए हुए हैं कॉमन नेम के लिए। तो अगर किसी में कार्बन एटम 1 है तो वहाँ पर हम फॉर्म लगाएंगे, ठीक है। अगर हम वहाँ पे 2 कार्बन एटम्स हैं तो वहाँ पे एसेट लगाएंगे, अगर 3 है तो वहाँ पे प्रोपियोन लगाएंगे, 4 है तो ब्यूटीर लगाएंगे, और 5 है तो वेलर लगाएंगे, है ना। तो ये टेबल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे हमें लर्न कर लेना होगा। एक एग्जांपल से समझते हैं कि ऐसे फॉर्म से एग्जांपल समझते हैं। जैसे कि फॉर्मिक एसिड का तो नाम सबने सुना होगा, फॉर्मिक एसिड जो बी स्टिंग में या एंट स्टिंग में रहता है, ठीक है। तो मतलब जब चींटी कोई काटती है हमें तो वो हमारे बॉडी में जो है फॉर्मिक एसिड को जो है इंजेक्ट करती है। तो देखिए फॉर्मिक एसिड का नेम क्या है, फॉर्मिक एसिड, ये उसका कॉमन नेम है, ट्रिवियल नेम है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है फॉर्म यूज़ किया जा रहा है यहाँ पर, यानी इसमें जो है कार्बन का एक एटम होगा, है ना। तो इसे जो है हम मेथेनोइक एसिड भी बोल सकते हैं, क्योंकि देखिए ऊपर जो सबसे पहले हमने टेबल पढ़ा था मेथ एथ प्रोब्यूट पेंटहेक्स वाला, तो उसमें एक कार्बन के लिए मैथ यूज़ किया जा रहा था। तो वो जो है केमिकल नेमिंग के लिए एक कार्बन एटम के लिए मैथ यूज़ किया जा रहा था, जबकि कॉमन नेम के लिए हम एक कार्बन एटम के लिए जो है फॉर्म यूज़ करेंगे, ठीक है। यानी मेथेनोइक एसिड और फॉर्मिक एसिड जो है दोनों जो है सेम होता है, ठीक है। वैसे जो इथेनोइक एसिड होगा वही जो है एसिटिक एसिड जो होगा, है ना। हाँ, वो इथेनोइक एसिड और एसिटिक एसिड जो है दोनों कॉमन होंगे, ठीक है, क्योंकि दोनों में कार्बन के 2 एटम्स हैं। अब IUPAC नामिंग क्या होता है, तो IUPAC का फुल फॉर्म क्या होता है, सबसे पहले इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। IUPAC का फुल फॉर्म इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो IUPAC क्या है, तो IUPAC जो है एक मतलब इसी के द्वारा जो है सारे कंपाउंड्स को जो है एक कॉमन नेम दिया गया, और उस कंपाउंड्स की नेमिंग के लिए जो है बहुत सारे वेरियस रूल्स जो हैं वो IUPAC के द्वारा दिए हुए हैं, उनके बारे में अब हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो IUPAC के कुछ रूल्स यहाँ पे दिए हुए हैं। पहला दिया हुआ है कि आइडेंटिफाई द कार्बन एटम, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। तो सबसे पहले क्या है कि हमें किसी भी कंपाउंड में कितने कार्बन एटम्स प्रेजेंट हैं उसे आइडेंटिफाई करना, उसकी पहचान करनी है, और उसके बाद से उस नंबर के आधार पर जो हमें रूट वर्ड जो है उस कंपाउंड के लिए लेना है, ठीक है। जैसे कि अगर दिया हुआ है कि अगर किसी कंपाउंड में अगर कार्बन एटम्स 3 है तो वहाँ पर जो है हम रूट वर्ड के रूप में प्रॉप को यूज़ करेंगे। जैसे कि हमने वो टेबल सबसे पहले अपने वीडियो में पढ़ा था, 1 के लिए हम मैथ यूज़ कर रहे थे, 2 के लिए एथ यूज़ कर रहे थे, 3 के लिए प्रॉप यूज़ कर रहे थे ना। तो यहाँ पर देखिए 3 कार्बन एटम है, इसलिए यहाँ पर हमें प्रॉप यूज़ करेंगे, ठीक है। और अगर उसमें कोई फंक्शनल ग्रुप, अगर उस कंपाउंड में अगर दूसरा रूल यहाँ पे दिया हुआ है कि अगर कोई फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो उसे हम प्रीफिक्स या सफिक्स के रूप में जो है ऐड करेंगे, जो कि हमने टेबल 3 में पढ़ा था अभी कि अल्कोहल के लिए ओल लगाते हैं, एल्डिहाइड के लिए अल लगाते हैं, कीटोन के लिए ओन लगाते हैं, और कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए ओइक एसिड लगाते हैं, ठीक है ना। तो ये जो हमारा दूसरा रूल हो गया, ठीक है। और तीसरा रूल दिया हुआ है कि अगर जो है फंक्शनल ग्रुप जो है अगर सफिक्स के रूप में दिया हुआ है तो उस if the name of the functional group is to be given as suffix, the last letter in the name compounds is deleted। मतलब ये बोल रहा है कि अगर किसी फंक्शनल ग्रुप को जो है अगर हम उसके लास्ट में ऐड करते हैं तो जो कंपाउंड होगा तो उसमें से जो लास्ट का ई होगा वो जो है वो डिलीट हो जाएगा, मतलब वो हट जाएगा, ठीक है। जैसे कि हम यहाँ पे एक एग्जांपल समझते हैं, जैसे कि हमारा मीथेन है ना। तो इसमें से जो है CH4 है हमारा। तो मान लीजिए कि जो है इससे जो है अल्कोहल का फॉर्मेशन हो रहा है। तो अल्कोहल का फॉर्मेशन के लिए जो एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके OH जुड़ेगा, यानी CH4 से हमारा CH3OH बनेगा, है ना। तो ये जो हमारा ये मिथानोल हो जाएगा। तो मिथानोल हम कैसे लिखते हैं, मिथानोल,
मिथेनॉल, ठीक है। और मीथेन हमारा कैसा था, मीथेन। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो ई लास्ट में का जो ई है ये यहाँ पर हट गया है ना, ये तो यहाँ पर ई हट के जो है ओ एल लग गया, ठीक है। तो मिथेनॉल का फॉर्मेशन हो गया है। यहाँ पर भी एक और एग्जांपल दिया हुआ है, जैसे कि प्रोपेन है हमारा, इससे अगर कीटोन का फॉर्मेशन हो रहा है तो जो लास्ट में जो ई है हमारा वो ई हट के यहाँ पे बस ओ एन ई जुड़ जाएगा तो प्रोपेनॉन हो जाएगा, ठीक है। तो अगर उसमें अगर एल्कोहल है, 3 कार्बन वाले 3 कार्बन के एटम के साथ जो एल्कोहल अगर का कोई कंपाउंड है तो वहाँ पे जो है प्रोपेनॉल हो जाएगा, लास्ट में ओ एल लग जाएगा, ठीक है। और अगर कार्बोक्सिलिक एसिड है 3 कार्बन एटम वाला तो वो जो होगा प्रोपेनोइक एसिड हो जाएगा, ठीक है। और 4th रूल दिया हुआ है इसमें IUPAC का दिया हुआ है कि अगर हेलोजन है, वहाँ पे हेलोजन एटम जो अगर एडेड है तो वहाँ पे जो प्रीफिक्स होगा, अगर मान लीजिए 2 कार्बन एटम वाला है और उसमें 1 क्लोरीन का ग्रुप है तो उसे हम ऐसे नेम देंगे क्लोरोइथेन, ठीक है। जैसे कि अगर कार्बन के 2 एटम्स है तो कार्बन के 1 एटम के लिए हम मैथ यूज़ करते थे ना, 2 के लिए हम एथ यूज़ करते थे, इसलिए हम यहाँ पे क्लोरो जो है हम जो हेलोजन हमारा लगा हुआ है तो जो कंपाउंड जो एटम लगा हुआ है उसके नेमिंग को पहले हम यहाँ पे लिखें, इसलिए यहाँ पे क्लोरो लिखेंगे सबसे पहले। उसके बाद से चूंकि इसमें कार्बन के 2 एटम्स है तो यहाँ पे हम इथेन लगा देंगे, तो ये हमारा जो है क्लोरो इथेन जो है कंपाउंड का नेमिंग हो जाएगा IUPAC नेम, ठीक है। अब यहाँ पे जो है कार्बन कंपाउंड्स के कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ दी हुई है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, ठीक है। तो कार्बन कंपाउंड्स के कुछ मेन प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे दी हुई है कि कंबशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। ये 4 जो है कुछ नॉर्मल केमिकल प्रॉपर्टीज़ है कार्बन कंपाउंड के, ठीक है। तो कंबशन रिएक्शन क्या होता है, तो एक ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें कि जो सब्सटेंस है वो बर्न होके वो बर्न एयर या ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न होता है तो उसे जो हम कंबशन रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। कंबशन जो है हमेशा एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। एक्सोथर्मिक मतलब हमेशा जो है वो हीट और एनर्जी जो है वो रिलीज़ करता है। जैसे कि कार्बन के कंबशन से अगर रिएक्शन में अगर ऑक्सीजन जुड़ रहा है किसी भी केमिकल रिएक्शन में तो हम जान जाएंगे कि वहाँ पे जो है बर्निंग हो रहा है, ठीक है। तो अगर हमारे कार्बन अगर यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन से कंबाइन हो रहा है यानी उसका जो है कंबशन हो रहा है और यहाँ तो वो यहाँ पे CO2 और हीट और लाइट जो है एनर्जी के रूप में दे रहा है। अगर CH4 का मीथेन अगर बर्न हो रहा है तो ये भी जो है CO2 और हीट और लाइट देगा। अगर यहाँ पे जो है CH3CH2OH जो है C2H5OH ये इथेनॉल है यहाँ पे हमारा, तो ये भी जो है अगर बर्न हो रहा है तो CO2H2O जो है और हीट और लाइट जो एनर्जी के रूप में देगा, ठीक है। और दिया हुआ है यहाँ पे कि जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो जनरली जो है क्लीन फ्लेम देते हैं, यानी जलने पर जो है वो एक साफ जो है एक शुद्ध फ्लेम के साथ जो है वो बर्न करते हैं, मतलब जो लव हम कहते हैं इसे, जो जिस लव के साथ जो वो जलते हैं तो वो जो है एक क्लीन फ्लेम के साथ जो है वो जलते हैं, ठीक है। जबकि जो अनसैचुरेटेड असंतृप्त जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो सूटी फ्लेम यानी ऐसा फ्लेम जैसे कि वो जो है जैसे सूटी फ्लेम यानी जो है उससे जो कालिक जो है उनसे कालिक भी जो है लगती है। जैसे कि अगर हम जो पहले जो यूज़ होता था दिया उसको अगर हम देखें तो जो दिया यूज़ होता था उससे जो अगर हम वहाँ पे हाथ रखें तो हमारा हाथ जो है काला हो जाता था, तो वो जो है वो अनसैचुरेटेड होता था, इसलिए जो हमारे हाथ पर जो सूटी फ्लेम के कारण जो हमारे हाथ पर जो सूट लग जाता था यानी जो है कालिक लग जाती थी, ठीक है। क्योंकि उसमें कार्बन जो है वो ज़्यादा होता है, उसमें जो है अनसैचुरेटेड में जो है हाइड्रोजन से ज़्यादा जो है कार्बन होता है, इसीलिए जो है कार्बन जो है इनकम्प्लीट उसका कम्बशन होता है, इसलिए जो है वो सूट का निर्माण कर लेता है, काली का निर्माण कर लेता है, ठीक है। और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भी जो है जो काली का निर्माण करते हैं, सूटी फ्लेम देते हैं जब वो लिमिटेड सप्लाई मतलब जब उन्हें ऑक्सीजन इनसफिशिएंट क्वांटिटी में दिया जाता है तब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भी जो है सूटी फ्लेम के साथ जलते हैं, ठीक है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है, तो किसी भी कंपाउंड में जब ऑक्सीजन ऐड होता है, कंबशन में भी ऑक्सीजन ऐड होता है, तो वही दे रहा है यहाँ पे कि जब किसी कंपाउंड के साथ ऑक्सीजन ऐड होता है तो उसे जो हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलते हैं। सिंपली ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन का ऐड होना, ठीक है। तो ऑक्सीजन कंबशन के साथ साथ ऑक्सीजन भी जो है वो कुछ सब्सटेंसेस में होता है जो कैपेबल ऑफ इन एडिशन टू कंबशन ऑक्सीडेशन कैन ऑल्सो बी ब्रॉट अबाउट बाई सम सब्सटेंसेज विच आर कैपेबल ऑफ गिविंग ऑक्सीजन टू अदर्स, ठीक है। मतलब ऐसे कंपाउंड जो कि किसी दूसरे को ऑक्सीजन दे सके उसे जो हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं, ठीक है। उसका एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है कि एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट, इसका जो है ये केमिकल फार्मूला दिया हुआ है K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट का, और एल्केलिन ये क्षारीय है जो है ये KMnO4 जो है पोटेशियम पर मैग्नेट हमारा, ठीक है, KMnO4। देखिए यहाँ पे अल्कोहल जो है अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से जो है कार्बोक्सिलिक एसिड का यहाँ पे फॉर्मेशन होता है। जैसे कि इथानॉल है हमारा, उसको हीट करने पर ये जो ट्रायंगल बना हुआ है हमारा इसे हम डेल्टा बोलते हैं, ये हीट को रिप्रेजेंट करता है कि यहाँ पर जो है हीट दिया जा रहा है, इससे जो इथानोइक एसिड का फॉर्मेशन हो रहा है यानी कार्बोक्सिलिक एसिड का, ठीक है। एडिशन रिएक्शन क्या होता है, तो किसी भी अनसैचुरेटेड कंपाउंड से किसी एक मॉलिक्यूल का एडिशन कैटलिस्ट के प्रेजेंस में जब होता है जिससे कि वो सैचुरेटेड कंपाउंड दे सके, यानी अनसैचुरेटेड कंपाउंड में किसी मॉलिक्यूल का ऐड होना
जिससे कि वो अनसैचुरेटेड कंपाउंड जो है सैचुरेटेड कंपाउंड बन सके, उसे हम एडिशन रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि इसका एग्जांपल यहाँ पे हाइड्रोजिनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल्स एज सो इन रिएक्शन बिलो। जैसे कि जो वेजिटेबल ऑयल होता है जो हम यूज़ करते हैं, वो जो होता है एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड होता है, लेकिन उससे जब उसको जब जो है हम कैटलिस्ट के प्रेजेंस में जब हम उसमें कुछ मॉलिक्यूल्स ऐड करते हैं, जैसे कि देखिए यहाँ पे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है हमारा, इसे हम जो है एडिशन ऑफ मॉलिक्यूल इन अनसैचुरेटेड कंपाउंड इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट के प्रेजेंस में जब हम इसमें कोई मॉलिक्यूल्स ऐड करते हैं तो इससे जो है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो है वो फॉर्मेशन होता है। देखिए एल्कीन है यहाँ पे हमारा, यहाँ पे एल्केन का फॉर्मेशन हो रहा है। तो हमने पहले ही पढ़ा था कि जो एल्केन होता है हमारा वही सिर्फ सैचुरेटेड होता है, जबकि एल्केन और एल्काइन जो होते हैं वो अनसैचुरेटेड होते हैं ना। तो वही यहाँ पे दिया हुआ है कि वेजिटेबल ऑयल जो होता है हमारा, इसी में अगर हम निकल को कैटलिस्ट के रूप में लेके अगर इसमें हम हाइड्रोजन को ऐड करते हैं तो यहाँ से जो है वनस्पति घी यानी जो सॉलिड ऑयल होता है उसका जो है फॉर्मेशन होता है। तो ये जो है ये हमारा जो है एडिशन रिएक्शन का एग्जांपल है। ये जो वेजिटेबल ऑयल में हाइड्रोजन ऐड होने का जो रिएक्शन है निकल कैटलिस्ट के रूप में, तो इसे जो है हम हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में दिया हुआ है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, तो वो रिएक्शन, इस सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को जो है हम अपने पहले चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में भी पढ़ चुके हैं। तो सब्स्टिट्यूशन मतलब क्या, मेनली क्या है, मतलब किसी एटम का किसी दूसरे के द्वारा डिस्प्लेस होना है। ठीक है, तो वो रिएक्शन जिसमें कि किसी एटम का या ग्रुप ऑफ एटम्स का किसी दूसरे एटम के द्वारा अगर रिप्लेसमेंट होता है, मतलब अगर कोई दूसरा एटम किसी कंपाउंड में से उस एटम का स्थान ले लेता है, उसको डिस्प्लेस कर देता है, तो उसके जो पहला वाला कंपाउंड था उसके स्ट्रक्चर में जो है चेंज आ जाता है। तो ये जो होता है हमारा ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, जिसमें कि किसी एक कंपाउंड से जो कुछ एटम्स को जो है दूसरा एटम डिस्प्लेस कर दे। जैसे कि मीथेन है हमारा, अगर उसको हम क्लोरीन से उसका रिएक्शन हो सनलाइट के प्रेजेंस में, तो क्लोरीन जो होता है वो जो है हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देता है, एक हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस करके जो है क्लोरोमीथेन CH3Cl क्लोरोमीथेन का फॉर्मेशन कर लेता है, और एक H को जो है वो डिस्प्लेस कर देता है, जो कि वो क्लोरीन के साथ जो है कंबाइन हो जाता है। तो यहाँ पर जो है क्लोरीन जो है हाइड्रोजन को रिप्लेस करके उसका स्थान ले रहा है। तो ये जो है हमारा एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। ठीक है, वैसे एक और एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है कि ब्रोमोमीथेन जो है हमारा, ब्रोमोमीथेन जो है हमारा, तो ये जो है ये भी जो है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन होने पर जो है इसमें से भी जो ब्रोमीन है वो डिस्प्लेस हो जा रहा है। तो यहाँ पर जो है हमारा ये भी जो एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। ठीक है, अब यहाँ पर जो है इथानॉल के बारे में बताया हुआ है, एक जो कि इथानॉल जो कि एक अल्कोहल है हमारा, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम पढ़ेंगे। तो इथानॉल जो होता है वो एक कलरलेस लिक्विड होता है और ये वाटर में सॉल्युबल होता है। ठीक है, यानी उसका कोई कलर नहीं होता, वो रंगहीन होता है और वो वाटर में सॉल्युबल होता है, मतलब वाटर में ईजिली घुल जाता है। और उसका एक डिस्टिंक्ट स्मेल होता है बर्निंग टेस्ट के साथ, यानी ज्वलनशील टेस्ट होता है इसका। और इट्स कंजप्शन इन स्मॉल क्वांटिटीज कॉजेज ड्रंकनेस एंड कैन बी लेथल। और इसके जो है इसे एक स्मॉल क्वांटिटी में लेना जो है ये एक ड्रंकनेस का एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, मतलब इथेनॉल का स्मॉल अमाउंट में भी कंजप्शन भी जो हमारे लिए हानिकारक होता है। ठीक है, और इथेनॉल का यहाँ पे रिएक्शन दिया हुआ है कि इथेनॉल जो है हमारा, इथेनॉल सोडियम से रिएक्शन होने पर क्या जाता है। ठीक है, तो इथेनॉल का सोडियम से रिएक्शन होने पर जो है ये सोडियम इथो ऑक्साइड देता है और हाइड्रोजन गैस को जो है इवॉल्व करता है। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पर जो है इथेनॉल जो है ये हमारा ये सोडियम से रिएक्ट करने पर सोडियम इथो ऑक्साइड दे रहा है और हाइड्रोजन जो है वो रिलीज हो रहा है। और H2SO4 एसिड के साथ जो है एसिड के प्रेजेंस में जब इसका रिएक्शन होता है, इसको कंसनट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में हीट करने पर जो है ये इथिन का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, और इथानोइक एसिड के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो इथानोइक एसिड क्या हमारा, इसे कॉमन जो है हम इसे एसिटिक एसिड बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि अभी हमने ऊपर वाले टेबल में पढ़ा था कि अगर प्राइमरी कॉमन नेमिंग के लिए अगर 2 कार्बन आइटम्स प्रेजेंट होते हैं तो वहाँ पर जो हम एस यूज़ करते थे ना, एसेट हम यूज़ करते थे। जैसे एक के लिए हम फॉर्म यूज़ करते थे, 2 के लिए एसेट यूज़ करते थे। तो यहाँ पर इसमें 2 कार्बन आइटम्स हैं, तो इसलिए जहाँ इसे हम एसिटिक एसिड भी बोलते हैं। और इसका IUPAC नेमिंग जो होगा वो इथानोइक एसिड होगा, इसका कॉमन नेम जो एसिटिक एसिड है। ठीक है, तो अगर जो है पानी में अगर हम 5 से 8% जो है, अगर किसी पानी में जो है हम 5 से 8% एसिटिक एसिड को मिला दे तो इससे जो है विनेगर का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, और 100% प्योर एसिटिक एसिड जो होता है उसे हम ग्लेशियल एसिटिक बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि इसका जो है क्योंकि इसका MPT जो है वो जो है 290 केल्विन होता है। ठीक है, यानी इसका चूँकि एसिटिक एसिड जो है वो फ्रीज होकर जो है वो ग्लेशियर की तरह क्रिस्टल्स का फॉर्मेशन करता है, इसीलिए जो हम इसे
100% प्योर एसिटिक एसिड को हम ग्लासियल एसिटिक एसिड बोलते हैं, ठीक है। अब जो है इसका इथेनोइक एसिड का रिएक्शंस यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसका जो एक एग्जाम यहाँ पे दिया हुआ है स्टेरिफिकेशन, ठीक है। तो स्टेरिफिकेशन क्या होता है, तो जब हम एसिड का एल्कोहल के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो ईस्टर का फॉर्मेशन होता है और वाटर रिलीज होता है। तो द रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड एल्कोहल टू फॉर्म ईस्टर इज नॉन एज स्टेरिफिकेशन, यानी एसिड और एल्कोहल के बीच रिएक्शन से ईस्टर का फॉर्मेशन होता है। इस रिएक्शन को जो हम स्टेरिफिकेशन बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर एक एग्जाम्पल यहाँ पे एग्जाम्पल में एक रिएक्शन दिया हुआ है कि अगर हम इथेनोइक एसिड को इथानोल जो कि एक अल्कोहल है हमारा उसके साथ रिएक्शन करवाएं तो जो है ये इथाइल इथानोएट जो होता है एक ईस्टर का रूप ईस्टर का फॉर्मेशन करता है, इसकी जो है स्वीट स्मेलिंग यानी कुछ मिठास भरा इसका जो स्मेल होता है और वाटर का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो ये देखिए ये जो है यहाँ पे ये रिवर्सिबिलिटी का साइन है, मतलब इससे जो है फिर से जो हम इन दोनों को रिएक्टेंट्स को प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो यही जो है एसिड और अल्कोहल के बीच रिएक्शन से जब ईस्टर का फॉर्मेशन होता है तो इसे जो है हम स्टेरिफिकेशन बोलते हैं, ठीक है। अब सैपोनिफिकेशन क्या होता है हमारा, तो जो ईस्टर्स होते हैं वो एसिड या बेस से जो है रिएक्शन करके जो है अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड को दोबारा देते हैं, इसे जो हम सैपोनिफिकेशन बोलते हैं। हिंदी में हम इसे साबुनीकरण बोलते हैं, है ना। जैसे कि यहाँ पे ये इथिल इथानोएट है हमारा, इसको जो अगर हम बेस के साथ इसका रिएक्शन करवाते हैं NaOH से तो दोबारा जो है ये इथानोल और इथानोइक एसिड का फॉर्मेशन जो है वो कर देता है। वही जो है इस रिएक्शन का मतलब है कि फिर से जो है प्रोडक्ट से हम रिएक्शन को जो है प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। बेस के साथ रिएक्शन करके जो इथानोइक एसिड है वो साल्ट और वाटर देता है, क्योंकि अब ये एसिड है तो बेस के साथ रिएक्शन करके साल्ट और वाटर देगा ही। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस के साथ जो है हमारा ये रिएक्शन करके जो है सोडियम इथो ऑक्साइड का जो है और वाटर का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। और कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स के साथ रिएक्शन करके जो है ये साल्ट और CO2 और H2O देता है, ठीक है। तो जो सारी जो एसिड की प्रॉपर्टीज होती हैं, तो इथेनोइक एसिड जो है हमारा, क्योंकि ये एक एसिड है तो ये जो सारी जो एसिड का जो रिएक्शन होता है जिसके साथ वही रिएक्शन जो है इस इथेनोइक एसिड का भी होगा। तो चूँकि एसिड जो है कार्बोनेट्स या बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करके साल्ट CO2 और वाटर देते हैं, तो इथेनोइक एसिड हमारा वो भी जो है यहाँ पर ये सोडियम कार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ भी रिएक्शन करके जो है साल्ट ये हमारा और वाटर और CO2 दे रहा है, ठीक है। अब जो लास्ट टॉपिक दिया हमारा सोप्स एंड डिटर्जेंट्स, ठीक है। तो सोप्स और डिटर्जेंट्स के बारे में यहाँ पर पढ़ते हैं हम। जो सोप्स और डिटर्जेंट्स होते हैं इन्हें हम क्लीनिंग पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। जो सोप्स होते हैं वो पोटेशियम वो हायर फैटी एसिड के साथ जो है सोडियम और पोटेशियम साल्ट्स होते हैं। हायर फैटी एसिड के जो सोडियम और पोटेशियम के जो कंपाउंड्स होते हैं उन्हें जो है हम सोप्स बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पर कुछ एग्जांपल दिया हमारा, ये ओलेइक एसिड है हमारा, इसका केमिकल फार्मूला C17H33 और COOH, और स्टेरिक एसिड है एक हमारा C17H35 COOH, और एक तीसरा दिया हमारा पैल्मेटिक एसिड C15H31 COOH, ठीक है। तो ये जो है ये कुछ सॉप के जो है एग्जांपल्स हैं, ठीक है। तो ये जो दीज एसिड्स आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ देयर ईस्टर्स, ये जो एसिड्स हैं वो अपने ईस्टर्स के रूप में प्रेजेंट होते हैं ग्लिसरॉल के साथ, ठीक है। और ये जो है एक ऐसा अल्कोहल जिसमें कि 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये जो ईस्टर्स होते हैं इन्हें हम ग्लिसराइड्स बोलते हैं, ठीक है। ये जो फैट्स और एनिमल्स के जो फैट्स और ऑयल्स होते हैं उसमें जो है प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। सॉप का प्रिपरेशन कैसे किया जाता है वो यहाँ पर अब हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो जब किसी ऑयल या फैट जिसे मतलब ग्लिसराइड इसे हम नॉर्मली बोल सकते हैं, जब किसी ऑयल या फैट को जो हम जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन के साथ ट्रीट करते हैं तो ये जो है
एसिड के सोडियम साल्ट में कन्वर्ट हो जाता है, इसे हम सोप बोलते हैं, ठीक है। और ग्लिसरॉल का भी जो है फॉर्मेशन करता है, ठीक है। इसी रिएक्शन को जो हम सैपोनिफिकेशन बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि इससे जो है साबुन का निर्माण होता है सोप का। जैसे कि यहाँ पे ये रिएक्शन दिया हमारा कि जो ग्लिसराइड है हमारा, ये ग्लिसरॉइड है हमारा, ये इसका जो है बेस के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस के साथ रिएक्शन करने पर जो है ये ग्लिसरॉल और सोप का जो है फॉर्मेशन कर रहा है। सोप का हमें जो है मॉलिक्यूलर केमिकल फार्मूला याद करने के लिए हम याद करेंगे C17H35COONA, ठीक है ना, C17H35COONA, ठीक है। अब डिटर्जेंट्स क्या होते हैं, जिसे हम डिटर्जेंट्स, ठीक है ना, तो डिटर्जेंट्स सर्फ जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। तो डिटर्जेंट जो होते हैं ये केमिकली क्या होते हैं, ये भी जो है सल्फोनिक एसिड्स के जो सोडियम साल्ट्स होते हैं इन्हें हम डिटर्जेंट्स बोलते हैं, ठीक है। इनमें जो सल्फोनिक एसिड ग्रुप जो है प्रेजेंट होता है कार्बोक्सिलिक एसिड की जगह। सोप जो होता है उसमें कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, लेकिन डिटर्जेंट्स में जो है सल्फोनिक एसिड प्रेजेंट होता है, ठीक है, हाइड्रोकार्बन्स के वन एंड पर। ये जो है ये हमारा जो है हाइड्रोकार्बन टेल है, और इसमें जो है यहाँ पे CONA जो है नेगेटिवली चार्ज जो है प्रेजेंट है, जो कि ये देखिए ये जो है हाइड्रोफिलिक नेचर का होता है, मतलब ये वाटर को अट्रैक्ट करता है हाइड्रोफिलिक, और ये जो है हाइड्रोफोबिक होता है, मतलब ये वाटर को जो है दूर करता है। और इन्हीं हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक नेचर के कारण जो है कोई भी जो डर्टी क्लॉथ होते हैं वो क्लीन हो जाते हैं, ठीक है। और ये सॉप मॉलिक्यूल का एग्जांपल है हमारे यहाँ पे, यहाँ पर भी जो है ये है ना, ये जो है लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चैन है, ये सॉप मॉलिक्यूल्स का यहाँ पे है, और ये डिटर्जेंट का यहाँ पे जो है चैन दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है कार्बोक्सिलिक एसिड है, लेकिन यहाँ पर सल्फोनिक एसिड का जो है एटम प्रेजेंट है। जो डिटर्जेंट का जो क्लीनिंग एक्शन होता है वो सोप की तुलना में ज़्यादा इफेक्टिव होता है, मतलब सोप की क्लीनिंग प्रॉपर्टी से ज़्यादा क्लीनिंग प्रॉपर्टी जो होती है डिटर्जेंट की जो है अच्छी होती है, ठीक है। सोप और डिटर्जेंट जो है कैसे जो है किसी डर्ट पर या ऑयल पार्टिकल्स पर जो है कैसे जो है वो रिएक्शन करके उन्हें साफ करते हैं क्लॉथ्स को, उसका जो है रिएक्शन या उसकी क्लीनिंग जो है एक्शन दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो सोप और डिटर्जेंट जो है वो किस प्रिंसिपल पर काम करते हैं, तो यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो ये जो है ये हमारी मिसल का जो एग्जांपल है, सोप जो है ये मिसल का फॉर्मेशन करता है वाटर में। तो वो जो है मान लीजिए कि ये ऑयल है या डर्ट है जो यहाँ पे प्रेजेंट है, तो इस पर जो है ये मिसल का फॉर्मेशन होता है। तो डिटर्जेंट मॉलिक्यूल्स के द्वारा वाटर में मिसल का फॉर्मेशन होता है। जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो ऑयल और डर्ट को जो है वो खींचते हैं। हाइड्रोकार्बन जो होते हैं वो हाइड्रोफोबिक होते हैं, ठीक है ना, मतलब वो वाटर को अपने से दूर भेजते हैं, और ऑयल और डर्ट को जो है खुद की तरफ अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो वो पूरा यहाँ पे डिटेल में ये रिएक्शन दिया हुआ है। जब ये सोप और डिटर्जेंट जो है वाटर में डिजॉल्व होते हैं तो इनके मॉलिक्यूल जो है एक साथ जो है गैदर होकर इकट्ठे होकर जो क्लस्टर का फॉर्मेशन, क्लस्टर की तरह कुछ स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे हम मिसेल बोलते हैं, ठीक है। ये जो मिसेल होता है इसका जो टेल होता है, यानी इसका जो पिछला हिस्सा होता है वो उस डॉट या ऑयल डॉट के साथ चिपका होता है, और इसका जो हेड यानी जो इसका आउटर रीजन जो होता है वो हेड रीजन जो होता है वो जो है बाहर की तरफ होता है, ठीक है। जब क्लीनिंग एक्शन होता है जो हाइड्रोकार्बन होता है वो ऑयल या डॉट के साथ जो है वो अटैच हो जाता है, और जो वाटर होता है वो उससे वाटर को जो when the water is agitated the oil dot tends to leave from the dirty surface, और जब वो जो है डॉट जो है वो वाटर के कांटेक्ट में आता है तो चूंकि जो है उसका जो टेल रीजन जो है मिसल का वो उसको खींचता रहता है, तो वो जो डॉट है वो उसमें आके जो है उससे जो आके अट्रैक्ट हो जाता है उसकी तरफ, ठीक है, मिसल के टेल रीजन की तरफ, ठीक है। और जो वो डॉट होता है उस क्लॉथ से जो है वो हट जाता है और एंड डिसोसिएट इनटू फ्रेगमेंट्स, और उस जो मिसल है हमारा उसमें जो है वो जाके मिल जाता है, ठीक है। और इससे जो है जो ऑयल या डर्ट जो है वो टेल में जाके चिपक जाते हैं मिसल के टेल में, ठीक है। और उसमें जो उसके बाद से उस सॉल्यूशन में जो ऑयल या डर्ट के जो ड्रॉप्स होते हैं वो डिटर्जेंट मॉलिक्यूल यानी मिसल के चारों तरफ जो मिसल से जो चारों तरफ से घिर जाते हैं, ठीक है। जो नेगेटिवली चार्ज हेड होता है वो जो द नेगेटिवली चार्ज हेड्स प्रेजेंट इन वाटर प्रिवेंट द स्मॉल ग्लोब्यूल्स फ्रॉम कमिंग टुगेदर एंड फॉर्मिंग एग्रीगेट्स, और उसमें जो नेगेटिवली चार्ज हेड जो होते हैं मिसल्स में जो कि वाटर में उसका फॉर्मेशन हुआ रहता है, वो डॉट और ऑयल के जो स्मॉल ग्लोब्यूल्स होते हैं यानी जो उसके छोटे छोटे ड्रॉप्स होते हैं उनको जो है वो वापस आके क्लॉथ में चिपकने से जो है वो प्रिवेंट करते हैं, और जो ऑयल और डॉट जो है हमारा वो उस क्लॉथ से या किसी भी ऑब्जेक्ट से जो है वो रिमूव हो जाता है, ठीक है। अब जो लास्ट यहाँ पे दिया हमारा स्कम क्या होता है, ठीक है। तो स्कम जो हमारा एक इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट है, ठीक है, जो कि सोप मॉलिक्यूल के द्वारा बनता है। जब सोप मॉलिक्यूल हमारा जो है हार्ड वाटर के साथ रिएक्शन करता है, ठीक है। अब हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर जो है ये अलग अलग कंसेप्ट है। जो सॉफ्ट वाटर होता है हमारा वो जो है वो प्योर वाटर होता है, जबकि हार्ड वाटर जो होता है हमारा उसका मतलब ये हुआ कि उसमें जो है कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयंस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। जैसे कि एसिड रेन होता है हमारा तो उस टाइम जो है हार्ड वाटर होता है, क्योंकि एटमॉस्फेयर में जो कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयंस होते हैं उनके साथ जो है वाटर हमारा कंबाइन होकर हार्ड वाटर का फॉर्मेशन कर लेता है, ठीक है। तो जो हार्ड वाटर होता है उसके साथ जो है अगर हम उसमें जो अगर साबुन को अगर
अगर साबुन के साथ उसका, अगर हम साबुन को जो है हार्ड वाटर के साथ उसका रिएक्शन होता है तो जो है वो झाग नहीं देता है, वो जो है इनसॉल्युबल एक प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन करता है जिसे हम स्कम बोलते हैं, ठीक है। तो इसके कारण जो बहुत ज़्यादा जो सॉफ्ट होता है वो वेस्ट हो जाता है और अच्छे से जो है इसका क्लीनिंग एक्शन भी जो है हार्ड वाटर से अच्छा नहीं होता, ठीक है। इसलिए जो सॉफ्ट वाटर जो होता है वो क्लीनिंग एक्शन के लिए अच्छा होता है, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पर ये हमारा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड जो है चैप्टर खत्म हो चुका है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। स्टिल बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग माय चैनल बिट्स अबाउट। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।